हेलो स्टूडेंट्स, हमारे केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम 12th के यूनिट सेकंड विलियम के 4 वीडियोज आप देख चुके होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको विलियम के अणु संख्या गुण यानी क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन के बारे में काफी डिटेल बताया था। आज आप देखिए विलियम का तीसरा अणु संख्या गुण, जिसका नाम क्या है, परासरण दाब। लेकिन परासरण दाब से पहले हमें परासरण की नॉलेज होना जरूरी है। हमारे सिलेबस में भी है परासरण क्या है, परासरण और विसरण में अंतर, परासरण के अनुप्रयोग, परासरण के कुछ उदाहरण, उसके बाद परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले की विधि, उसके बाद समपरासरी, अति परासरी, अल्प परासरी विलियन और अंत में उत्क्रम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा टॉपिक परासरण या ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। आज आपको विलियम का 5वां भाग आपको बताएंगे। उसमें पहला टॉपिक आज हम उठा रहे हैं, कौन सा है, परासरण यानी ऑस्मोसिस। परासरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परासरण में आपने प्रीवियस क्लासों में भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है। बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनने 11th क्लास में भी परासरण का कुछ ना कुछ भाग अवश्य सुना होगा। परासरण मींस ऑस्मोसिस। परासरण एक वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाहित होते हैं। मींस जब आप दो विलयन जिनकी सांद्रताएं भिन्न भिन्न हो, एक तरफ अधिक सांद्रता वाला विलयन हो, एक तरफ निम्न सांद्रता वाला विलयन हो, दोनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या कर रहे हैं, पृथक। तो कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगता है, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा ये प्रवाह चलता है। इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे, परासरण। तो परासरण को अब आप एक डायग्राम के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पर एक बीकर लिया है या कोई कंटेनर है हमारे पास बड़ा, उसमें हमने बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली को फिट किया है। अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जो अपने अंदर से केवल विलायक के कणों को प्रवाहित होने दे, विलय के कणों को नहीं। ठीक, तो हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली को फिट किया है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक ओर हमने अधिक सांद्रता वाला विलयन भर दिया, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलय की काफी अधिक मात्रा घुली हो, जबकि अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर हमने एक ऐसा विलयन भरा है जो कैसा है, कम सांद्र, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम घुली है। या फिर अगर आप विलयन ना लें तो आप शुद्ध विलायक यानी केवल शुद्ध जल भी इस तरफ आप भर सकते हैं। जैसे ही आपने अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को भर के छोड़ दिया, तब आप पाएंगे कि कुछ ही समय में परासरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये स्वतः प्रक्रिया में, इसमें आपको स्टार्ट करने के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। बस भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को जैसे ही आपने अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया, तो कुछ ही समय में आप पाएंगे कि कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह शुरू हो जाएगा। यानी विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाहित होने लगे। इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, परासरण। मतलब अब आप इसकी परिभाषा को देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाती है। यानी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आपको क्या होगी, आवश्यकता। बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के परासरण की प्रक्रिया संभव नहीं है। ठीक, अब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण की प्रक्रिया में शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। परासरण के बाद अब आप परासरण टॉपिक जो कंप्लीट हमारा होगा, इसमें हमको कुछ उदाहरण और देखना पड़ेंगे। हम पहले एक अंडे वाला उदाहरण लेते हैं। हमारे पास दो बराबर आकार के क्या हैं, अंडे। हमने दो समान आकार के अंडे लिए हैं और दोनों अंडे में आप देखेंगे कि अंडे के ऊपर काफी कड़क सफेद रंग का एक खोल होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो काफी कैल्किरियस होता है। आप दोनों समान आकार के अंडों को तनु HCl विलयन में रख देंगे। कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि तनु HCl में अंडे के जो ऊपर के खोल हैं वो घुल जाएंगे और अंडे के अंदर की अर्धपारगम्य झिल्ली बाहर निकल आएगी।
अर्धपारगम झिल्ली के अंदर प्रोटीन का, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का बहुत गाढ़ा विलयन भरा हुआ है। तो दो समान आकार के अंडे लेकर उनको तनु HCl में रखा, उनके ऊपर के बाहरी खोल तनु HCl में गल जाएंगे। अब एक अंडे को आपको काय में रखना है? शुद्ध जल में। आप मान सकते हैं एक प्रकार से डिस्टिल्ड वाटर में, जिसके अंदर कोई भी विलय नहीं घुला। और एक अंडे को आप रखेंगे नमक के बहुत गाढ़े विलयन में। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस अंडे को हमने शुद्ध जल में रखा। शुद्ध जल में जो अंडा आपने रखा है, अंडे के ऊपर का जो सफेद खोल हटने के बाद उसकी अर्धपारगम झिल्ली निकल आई थी। और जैसे ही आपने अंडे को शुद्ध जल में रखा, अंडे के अंदर तो बहुत गाढ़ा विलयन पहले से भरा हुआ था। अब आप देखेंगे सांद्रताएं क्या हुई हैं? परिवर्तित। अंडे के बाहर विलय की सांद्रता बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हमने क्या लिया? शुद्ध जल। यानी सांद्रता कहां पर अधिक है? अंडे के अंदर। तो अंडे के अंदर जल के कण या जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली द्वारा प्रवेश करने लगेंगे और अंडा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। यानी इस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? अंतःपरासरण। दूसरी परिस्थिति जो हमारे पास थी, उसमें हमने अंडे को काय में रखा था? नमक के गाढ़े विलयन में। इसमें हमने अंडे को काय में रखा है? नमक के सांद्र विलयन में, अति सांद्र विलयन में। जब आपने इस अंडे को नमक के सांद्र विलयन में रखा, तो नमक के विलयन की सांद्रता अंडे के अंदर जो प्रोटीन का विलयन भरा हुआ है उससे भी क्या है? अधिक। तो अब सांद्रता अधिक कहां पर है? नमक के अंदर। और विलयन की सांद्रता कम किसके अंदर है? अंडे के अंदर। तब आप पाएंगे कि अंडे के अंदर से जल के अणु यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, यानी अंडे से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। और कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि अंडा क्या हो गया? श्रिंक हो गया, मतलब अंडा क्या हो गया? सिकुड़ गया। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? बाह्य परासरण। अंतःपरासरण और बाह्य परासरण, क्योंकि इसमें अंदर से बाहर की तरफ प्रक्रिया चल रही है। इसी परासरण का एक और अन्य उदाहरण हमारे पास है किशमिश और अंगूर वाला। इसमें हम क्या करेंगे? किशमिश और अंगूर दोनों के साथ इस प्रक्रिया को देखेंगे। किशमिश को आप शुद्ध जल में डाल दीजिए और अंगूर को आप चाशनी में डाल दीजिए, मतलब शक्कर के गाढ़े विलयन में डाल दीजिए। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया दिखाई देगी, क्योंकि किशमिश और अंगूर दोनों के जो ऊपरी खोल है, यानी ऊपर की जो एनवेलप है, परत है, वो अर्धपारगम झिल्ली का क्या करती है? कार्य। जब आप किशमिश को जल में डालेंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे किशमिश फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर ग्लूकोज का अति सांद्र विलयन भरा था, जिसको आपने जल में डाला तो जल के अंदर विलय की सांद्रता बहुत कम थी या ना के बराबर थी। तो जल के अणु कम सांद्र विलयन से, यानी जल कहां पर जाना शुरू कर देगा? किशमिश के अंदर। और किशमिश क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। इसके विपरीत अंगूर के अंदर ग्लूकोज का कम सांद्र विलयन भरा हुआ है। अंगूर को जब आप चाशनी या शर्करा के गाढ़े विलयन में रखते हैं तो शक्कर के विलयन की सांद्रता अंगूर के अंदर की सांद्रता से क्या होगी? अधिक। इसलिए अंगूर के अंदर से जल के जो अणु हैं वो बाहर आना शुरू कर देंगे, यानी अंगूर से बाहर आना, यानी शक्कर के गाढ़े विलयन में आना शुरू कर देंगे। और अंगूर कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? श्रिंक, यानी अंगूर सिकुड़ जाएगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें दो विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जब आप पृथक करें तो विलायक के अणुओं का प्रवाह कम सांद्र क्षेत्र से अधिक सांद्र क्षेत्र की ओर होता है, लेकिन अर्धपारगम झिल्ली की यहां पर आवश्यकता होगी। तो आपने देख लिया वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाहित हों, उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? परासरण। यानी परासरण एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्रक्रिया है। और परासरण के द्वारा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि परासरण के द्वारा पेड़ों में जल ऊपर की तरफ जाता है, यानी परासरण इंपोर्टेंट प्रक्रिया है। परासरण के बाद अब आप आएंगे परासरण दाब पर। परासरण के बाद अब हमारे पास आगे का टॉपिक क्या है? परासरण दाब। अब हम उठाते हैं परासरण दाब को। परासरण दाब होता क्या है? अभी आपने सीखा था कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जब दो विलयनों को जिनकी सांद्रताएं कैसी हो? भिन्न भिन्न, उन्हें आप एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या कर दें? पृथक। तब विलायक के अणुओं का प्रवाह कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर होता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि परासरण की प्रक्रिया अधिकांशतः कुछ समय बाद स्टॉप हो जाती है, यानी रुक जाती है। देखिए कैसे। हमने यहाँ पर ये परासरण की प्रक्रिया को एक बार फिर से देखेंगे। ये हमारे पास अधिक सांद्रता वाला विलयन है, ये कम सांद्रता वाला विलयन है, बीच में क्या लगी हुई है? अर्धपारगम झिल्ली। जब आप यहां पर थोड़ी देर रुकेंगे तो परासरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, यानी कम सांद्र विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगेंगे।
प्रवाहित होते रहेंगे और परासरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन कुछ समय बाद परासरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद, क्योंकि जब इधर विलायक के अणु बहुत अधिक मात्रा में आ जाएंगे तो विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के अंदर यानी भीतरी भाग से इस ओर से यानी यहां पर एक दाब आरोपित करेंगे और उस दाब के कारण विलायक के और अधिक अणुओं के प्रवेश पर क्या लग जाएगी, रोक। यानी वह प्रक्रिया, वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को क्या कर दे, रोक दे, उस दाब को आप क्या कहेंगे, परासरण दाब। एक बार फिर समझने की कोशिश करिए। परासरण की प्रक्रिया होते होते जब विलायक के अणु विलयन में बहुत अधिक मात्रा में प्रवेश कर चुके होंगे तब विलायक विलयन की ओर से विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली पर एक बल आरोपित करेंगे जो विलायक के और अधिक अणुओं को विलयन में आने से क्या करेगा, रोकेगा। उस दाब या उस बल को ही आप क्या कहेंगे, परासरण दाब। परासरण दाब के कारण परासरण की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी, मींस रुक जाएगी। अब इसकी परिभाषा देखिए। परासरण दाब वह द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर उत्पन्न होता है। परासरण दाब, तो यहां पर आपने अभी परासरण और परासरण दाब को देखा। परासरण वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवेश करते हैं, और परासरण दाब वह द्रव स्थैतिक दाब के बराबर है जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देगा, जबकि विलायक और विलयन को आपने अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या रखा है, पृथक। तो परासरण दाब, परासरण और परासरण दाब के बाद अब इस यूनिट का परासरण दाब ज्ञात करने की वर्कले-हार्टले विधि का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है। अब आप देखिए परासरण दाब ज्ञात करने की वर्कले और हार्टले की विधि। तो परासरण दाब की एक बार परिभाषा को और सुनाएंगे और फिर परासरण दाब मापने की वर्कले और हार्टले विधि को डिटेल तरीके से आपको समझाया जाएगा। परासरण दाब वह द्रव स्थैतिक दाब है जो विलायक के कणों को विलयन में प्रवेश होने से रोक देता है। मींस परासरण दाब वह दाब है जो परासरण की प्रक्रिया को ही रोक देगा। ठीक, परासरण दाब की परिभाषा के बाद अब आप सुनिए परासरण दाब मापने की वर्कले और हार्टले की विधि। ये परासरण दाब मापने की वर्कले और हार्टले की विधि का पूरा चित्र बोर्ड पर बना हुआ है और अब आप इसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब चित्र का पूरा वर्णन और फिर विधि इसमें किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हमारे पास परासरण दाब मापने की वर्कले और हार्टले की विधि का पूरा संयंत्र इस वक्त बोर्ड पर आप देख सकते हैं। इस संयंत्र में सबसे पहले हमें देखना है कि ये हमारे पास बीच वाला जो पात्र है, इतना पात्र जो बीच वाला दिखाई दे रहा है वो हमारे पास क्या है, सरंध्र पात्र। सरंध्र पात्र मींस ऐसा पात्र जिसकी दीवारों में छोटे छोटे छिद्र थे जिनमें विद्युत विधि द्वारा हमने कॉपर फेरोसाइनाइड की एक पतली सी परत जमा दी जो किसका वर्क करेगी, अर्ध पारगम्य झिल्ली। यानी सरंध्र पात्र की जो दीवारें हैं जिनमें छिद्र थे उन पर हमने कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली परत जमा दी है जो कार्य करेगी अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह। इस सरंध्र पात्र के एक ओर हमको लगाना है केशिका नली, मतलब एक कांच की नली है। इस कांच की नली में एक पर्टिकुलर निशान लगाया हुआ है ऊपर, वहां तक आपको इसमें जल भरना है जो कि अभी हम बताएंगे जल कुंड के द्वारा। तो हमारे पास एक सरंध्र पात्र है जिसकी दीवारों को हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली में परिवर्तित कर दिया। इसके एक ओर लगी हुई है केशिका नली और एक ओर लगा हुआ एक जल कुंड। जल कुंड यानी वाटर रिजर्वायर जिसमें जल भरा हुआ है और इसमें से इस बाल्ब को खोल के इस सरंध्र पात्र में और केशिका नली में आप जल को भर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इसका था सरंध्र पात्र जिसके एक ओर लगी हुई है केशिका नली और एक ओर लगा हुआ एक जल कुंड। इस पूरे सरंध्र पात्र को उठाकर हम एक धातु के बड़े बेलनाकार पात्र में रखते हैं। बेलनाकार पात्र का कुछ हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है नीचे और कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर, क्योंकि डायग्राम का ये फ्रंट में एलएस हमने आपको दिखाया है। बेलनाकार पात्र का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको नीचे और कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है ऊपर। बेलनाकार पात्र में हमने लगाया हुआ एक पिस्टन और एक लगाया हुआ हमने उसमें क्या, दाब मापी। मतलब इस संयंत्र के द्वारा विलयन का दाब कितना है ये आप देखेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास पूरा
बर्कले और हार्टले विधि का संयंत्र है, इसको एक बार शॉर्ट में फिर से देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। ये हमारे पास एक सरंध्र पात्र है, सरंध्र पात्र में भरा हुआ है जल, सरंध्र पात्र के एक ओर लगी हुई है केशिका नाली, दूसरी ओर लगा हुआ है जल कुंड। पूरे सरंध्र पात्र को उठाकर हमको धातु के एक बेलनाकार पात्र में स्थिर करना है। बेलनाकार पात्र में वो विलयन भरा हुआ है जिसका परासरण दाब हमको मालूम करना है, और इस बेलनाकार पात्र का कुछ हिस्सा नीचे और कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है। इस बड़े बेलनाकार पात्र में एक पिस्टन लगाया हुआ है और एक हमने क्या लगा हुआ है, दाब मापी। ये तो पूरा हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब चित्र का वर्णन। अब आप देखिए कि हम इससे किस तरीके से परासरण दाब विलयन का ज्ञात कर पाएंगे, मतलब परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले की विधि है। इसका चित्र समझने के बाद अब आपको ये देखना है कि इस विधि द्वारा आप किस तरीके से विलयन के परासरण दाब को ज्ञात करेंगे। तो अब आप देखिए, सर्वप्रथम प्रयोग को स्टार्ट करने से पहले जल कुंड के द्वारा इस बाल्ब को खोलकर आप पूरे सरंध्र पात्र में शुद्ध जल भर देंगे। शुद्ध जल मतलब एक ब्लैक का कार्य करेगा, और शुद्ध जल इस सरंध्र पात्र से होते हुए केशिका नली में एक पर्टिकुलर निशान तक आप भर देंगे। उस निशान का ध्यान रखेंगे कि निशान तक ही आपको इसमें जल कुंड से होते हुए भरना है। अब इसमें ये हमारे पास हमने क्या भर दिया, शुद्ध जल। अब हमारे पास धातु का जो बेलनाकार पात्र था उसमें हमने उस विलयन को भर दिया जिसका परासरण दाब हमको क्या करना था, ज्ञात। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है विलयन, क्योंकि इस बेलनाकार पात्र ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। तो बेलनाकार पात्र में भरा है विलयन और सरंध्र पात्र में हमने क्या भरा है, जल। ठीक, अब देखिए, जब आपने इसमें शुद्ध जल को भरकर केशिका नली में एक पर्टिकुलर निशान तक भर दिया और बेलनाकार पात्र में आपने क्या भर दिया, विलयन, और ये पूरा इंस्ट्रूमेंट तैयार है, तब आप क्या पाएंगे कि परासरण की प्रक्रिया पर क्या हो जाएगी, स्टार्ट। क्यों? क्योंकि सरंध्र पात्र की जो दीवारें हैं वो किसका कार्य कर रही हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। और आपको परासरण की परिभाषा से मालूम है कि यहाँ पर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, मतलब जल के कण, जल के जो अणु हैं, यानी जो विलायक है शुद्ध जल, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, मतलब जल के कुछ अणु कहां पर जाएंगे, अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए ऊपर, और कुछ अणु कहां पर आएंगे, अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए नीचे। यहां पर हम इस बात को लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो गई है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये सरंध्र पात्र की जो दीवारें हैं वो क्या थी, अर्धपारगम झिल्ली। तो जल के अणु यानी शुद्ध विलायक के अणु कुछ नीचे और कुछ ऊपर अर्धपारगम झिल्ली में से मूवमेंट करने लगेंगे, मतलब गमन करने लगेंगे। कुल मिलाकर परासरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिससे केशिका नली में पानी का तल गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परासरण हो रहा, तो जल कहां पर गमन कर रहा है, विलयन की तरफ। तो केशिका नली में जल का जो लेवल है वो नीचे गिरने लगेगा। जब तक जल का लेवल नीचे गिर रहा है, आपको समझना है कि परासरण की प्रक्रिया चल रही है। जब जल गिरना बंद हो जाए, मतलब जब तक जल गिर रहा है तब तक तो आपको वेट करना होगा, लेकिन जैसे ही जल का गिरना क्या हो जाए, बंद, आपको समझ जाना है कि परासरण की प्रक्रिया बंद हो गई है, रुक गई है, और विलयन पर क्या पड़ने लगा है, परासरण दाब। विलयन, विलायक के कण विलयन के अंदर यानी अर्धपारगम झिल्ली पर क्या डाल रहे हैं, परासरण दाब। अब आपको क्या करना है, इस पिस्टन को इतना दबाना है, बड़े बेलनाकार पात्र में लगे पिस्टन को आपको इतना प्रेस करना है, इतना दबाना है कि केशिका नली में पानी का तल जहां से गिरना शुरू हुआ था वो अपनी प्रारंभिक ऊंचाई तक पहुंच जाए। तो जैसे जैसे आप पिस्टन को दबाएंगे, केशिका नली में पानी का तल ऊपर उठने लगेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि केशिका नली में पानी का तल अपने इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु को छू जाएगा, मतलब वो उस बिंदु को, उस पॉइंट को टच कर जाएगा जहां से पानी का लेवल गिरना क्या हुआ था, शुरू। जैसे जैसे आप पिस्टन को दबा रहे थे तो दाब मापी में लगे हुए जो कांटे हैं वो आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ेंगे। जहां पर ये कांटे रुक जाएं वही उस विलयन का क्या होगा, परासरण दाब। तो ये हमारे पास क्या थी, परासरण दाब मापने की बर्कले और हार्टले की विधि। ये बहुत ही इंपोर्टेंट विधि है परासरण दाब मापने की, क्योंकि इस विधि के बहुत सारे लाभ भी हैं। इस विधि के कभी कभी एग्जाम में लाभ भी पूछे जाते हैं। परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि का चित्र बनाइए और इस विधि के कोई 3 या 2 लाभ लिखिए। तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, इस विधि में
अर्धपारगम्य झिल्ली इतनी मजबूत होती है कि इसके टूटने की संभावना ना के बराबर होती है। इसलिए इस विधि द्वारा उच्च परासरण दाब वाले विलयनों के परासरण दाब की भी हम गणना कर सकते हैं। दूसरा इसका हमारे पास लाभ क्या है, इस विधि में जो पूरा का पूरा जो इसका इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसका पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरीके से पैक है कि विलयन में कंटामिनेशन होने की, मतलब अशुद्धि मिलने की कोई चांस नहीं है। इसलिए रिजल्ट बिल्कुल कैसा आएगा, एक्यूरेट, मतलब जो विलयन का परासरण दाब होगा बिल्कुल वही परासरण दाब आएगा, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी मिलके विलयन की सांद्रता में कोई चेंज नहीं आएंगे। तीसरा इसका है कि इस विधि से परिणाम तो सही आते ही है, परासरण दाब निकालने में भी बहुत कम समय लगता है। तो ये परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि के हमारे पास क्या हो गए हैं, कुछ लाभ। अब परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि के बाद अब आप इस यूनिट के कुछ अगले टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। तो परासरण दाब मापने की बर्कले और हार्टले विधि के बाद अब परासरण से संबंधित कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे एक उनमें से है उत्क्रम परासरण, सम परासरी विलयन, अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन। एक एक मिनट के टॉपिक हैं, इनको आपको जल्दी में ही समझना है। परासरण अभी आपने पढ़ा, क्या था, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ये प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को हमने नाम क्या दिया था, परासरण। लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हैं, उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, परासरण की प्रक्रिया उल्टी दिशा में होना शुरू हो जाए तब आप इसको क्या पढ़ेंगे, उत्क्रम परासरण। इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में हम बोलते हैं RO। ये वही RO है जो हम अपने घरों में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए RO लगाते हैं, उसी को बोलते हैं आप क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस या उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण की प्रक्रिया में क्या होगा, देखिए, जब आप परासरण दाब से अधिक दाब अर्धपारगम झिल्ली पर आरोपित कर दें तो परासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होना शुरू हो जाएगी, जिसको आप क्या बोलेंगे, उत्क्रम या विपरीत परासरण। देखिए इस चित्र के अनुसार आप समझने की कोशिश करें। हमारे पास हमने एक बीकर लिया है जिसमें बीच में हमने क्या लगाई है, अर्धपारगम्य झिल्ली। एक तरफ हमने इसमें समुद्री जल भर दिया। आपको मालूम है कि समुद्री जल में बहुत सारे लवण विलय होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे साल्ट डिजॉल्व होते हैं और वो बहुत ज्यादा सांद्र विलयन होता है। जबकि दूसरी तरफ हमने भरा है क्या, शुद्ध जल, जिसमें विलय की मात्रा क्या है, बहुत कम। तो अर्धपारगम झिल्ली के दोनों तरफ हमने अलग अलग प्रकार से, एक तरफ समुद्री जल भर दिया और एक तरफ शुद्ध जल, मतलब सांद्रताओं में बहुत ज्यादा क्या हो गया, अंतर। अब आप क्या करें, अर्धपारगम झिल्ली में जिस तरह सांद्र विलयन है, परासरण की प्रक्रिया तो सीधी होगी कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, मतलब इधर से विलायक के कण इस दिशा में गमन करेंगे। लेकिन यदि आप अधिक सांद्र विलयन की ओर से एक पिस्टन लगाकर उस पर दाब आरोपित कर दें और वो दाब परासरण दाब से भी क्या हो जाए, अधिक, तब विलायक के कण जाना तो चाहिए थे इस दिशा में, लेकिन ये दाब आरोपित करने पर जैसे जैसे आप इस झिल्ली पर दाब डालेंगे तो विलायक के कण विपरीत दिशा की ओर जाना क्या कर देंगे, स्टार्ट, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणु प्रवाह करने लगेंगे। मींस परासरण की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर किस तरीके से हो रही है, उल्टी हो रही है। इसी को आप क्या बोलेंगे, उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण में अर्धपारगम झिल्ली पर हमें पिस्टन द्वारा दाब डालना होता है, इसलिए अर्धपारगम झिल्ली कैसे होना चाहिए, काफी मजबूत। मींस अर्धपारगम झिल्ली अगर आपको मजबूत चाहिए तब आप एक प्लेट लें, प्लेट में क्या होना चाहिए, छिद्र, और उस पर सेलुलोज एसीटेट की एक क्या लगा दें, परत। कुछ देर बाद उसको सुखा ले तो वो काफी मजबूत अर्धपारगम झिल्ली तैयार होगी, जो उच्च दाब द्वारा भी आसानी से टूटेगी नहीं। तो उत्क्रम परासरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम झिल्ली हमको काफी मजबूत लेना होगी, जो पिस्टन द्वारा दाब डालने से टूट ना जाए। उत्क्रम परासरण प्रक्रिया का उपयोग वैसे तो समुद्र के जो जल है उसका विलवणीकरण करने के लिए, मतलब उसमें से लवण को हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल उत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस या RO द्वारा हम घरों में पीने के पानी को भी शुद्ध बना रहे हैं। और उत्क्रम परासरण के बाद अब आप अगले टॉपिक पर जाएंगे, इनका नाम क्या है, समपरासरी, अति परासरी और अल्प परासरी। इसमें हमको कुछ जाना करना नहीं है, आप इसी में समझने का प्रयास करें। हमने एक बीकर लिया है, दिखाई दे रहे हैं आपको बोर्ड पर डायग्राम में, एक बीकर हमने लिया है, इसमें से ये एरो भी आप हटा दीजिए। एक हमने बीकर ले लिया है, ये अर्धपारगम झिल्ली हमने उस बीकर में बीचों बीच लगा दी,
ये हमारे पास लगी हुई है बीकर के बीचों बीच अर्ध पारगम्य झिल्ली, जो केवल अपने अंदर से ब्लैक के अणुओं को ही प्रवाहित होने देती है। और प्राशन की प्रक्रिया में इस अर्ध पारगम्य झिल्ली की हमको बहुत ज्यादा क्या होती है, आवश्यकता। इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के दोनों ओर हमने भिन्न भिन्न सांद्रता वाले क्या भर दिए हैं, विलयन। शुरू से यही बात बराबर चल रही है, एक तरफ सांद्रता बहुत कम, या तो फिर हम बिल्कुल शुद्ध ब्लैक ले लेंगे जिसमें सांद्रता बिल्कुल है ही नहीं, या फिर कम सांद्रता वाला भरेंगे एक तरफ विलयन। एक तरफ सांद्रता कैसी लेंगे, विलयन की बहुत ज्यादा उच्च, मतलब एक तरफ गाढ़ा विलयन है और एक तरफ कम सांद्रता वाला क्या है, विलयन। अब आप देखिए, अगर इन दोनों विलयनों की सांद्रता कैसी हो, समान, मतलब जितना गाढ़ा विलयन आपने अर्ध पारगम्य झिल्ली के इस ओर भरा है उतना ही गाढ़ा इस ओर भरे, मतलब ऐसे विलयन के जोड़े जिनकी सांद्रताएं कैसी हो बराबर, जिसमें विलय की सांद्रता कैसी हो समान, ऐसे विलयनों को आप क्या बोलेंगे, समपराश्रयी विलयन। ऐसे विलयन अगर आपने लिए कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सांद्रता कैसी है बराबर, तो ब्लैक के अणुओं का प्रभाव किसी भी दिशा में नहीं होगा, मतलब समपराश्रयी विलयन अगर आपने अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके रखे तो प्राशन की प्रक्रिया होगी नहीं, क्योंकि प्राशन की प्रक्रिया तो जब होती है जब विलयनों की सांद्रताओं में परिवर्तन हो, तब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ब्लैक के अणु गमन करते हैं। तो ऐसे विलयनों के जोड़े जिनके परासन दाब समान हो, जिनमें विलय की सांद्रता समान हो, उन्हें बोलेंगे आप समपराश्रयी विलयन। दूसरा हमारे पास क्या है, अति पराश्रयी विलयन। दो ऐसे विलयन जिनकी सांद्रताओं में बहुत ज्यादा क्या हो अंतर, एक अति सांद्र है और एक अति तनु है, मतलब उसमें नाम मात्र को भी विलय नहीं बोला, तब आप इस विलयन को क्या कहेंगे, अति पराश्रयी विलयन। तो ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब सामने वाले विलयन के परासरण दाब से बहुत उच्च हो, उसको बोलेंगे आप अति पराश्रयी विलयन। अब इस विलयन को इसके रेफरेंस में क्या बोलेंगे आप, अल्प पराश्रयी। ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब सामने वाले विलयन के परासरण दाब से कैसा हो, बहुत कम, तब आप इस विलयन को क्या बोलेंगे, अल्प पराश्रयी विलयन। तो ये चार छोटे छोटे टॉपिक है, उत्क्रम परासरण, समपराश्रयी विलयन, अति पराश्रयी विलयन, अल्प पराश्रयी विलयन। आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो जो इस यूनिट का 6वां वीडियो है, जो लास्ट वीडियो होगा, और उसके बाद यूनिट 2 को खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक रखिए। थैंक यू।